ऋतु, गुड इवनिंग गाइस। क्लियर है ऑडियो वीडियो? यस। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कल, हो गया कि बिजी हो, आपको टाइम नहीं मिला? दिस वन आई गेस। एनीवे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ठीक है, ये हो गया था ओवरव्यू। 4 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है। होलसेल यानी कुछ एडिशनल काम नहीं करते, जैसा है वैसे बेच दिया। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। व्हाट टू इंक्लूड, नॉट टू इंक्लूड का हमने क्या सिंपल रूल बनाया कि भाई जिसका रिस्क वो ओनर, और जो ओनर है वो क्या करेगा, उसके बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो अगर आपको गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ते में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि भाई फिलहाल ओनर कौन है उसके बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स थे। शिपिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन, वो हो गया। ठीक है, शिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि शिप होते ही ओनरशिप ट्रांसफर, और डेस्टिनेशन मतलब गुड्स पहुंचना चाहिए बायर तक। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, रॉन्ग गुड्स रिसीव्ड इन शिपमेंट। तो क्योंकि हमारा लॉजिक क्या है कि आप ओनर हो और आपका रिस्क है, इसलिए वो क्या होता है आपकी बुक्स में होता है। प्लस हम किसी भी चीज को असेट क्यों बोलते हैं, तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, रॉन्ग गुड्स। जब रॉन्ग गुड्स आ गए तो क्या आप उसको बेच के रेवेन्यू जनरेट करोगे? नहीं, हम इसको रिटर्न करेंगे। आपका करंट एसेट क्यों आपका असेट है, स्टॉक क्यों आपका असेट है? क्योंकि आप अपकमिंग टाइम्स में क्या करोगे, उसे बेचकर पैसा कमाओगे। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब गुड्स ही गलत है तो उसको बेच के आप पैसा कमाने वाले हो नहीं, तो वो आपका असेट नहीं है। तो रॉन्ग गुड्स आ जाए तो क्या होगा, रिवर्स केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या होता है, आपके पास पोजेशन नहीं होता है, ओनरशिप होती है। यहाँ पे उल्टा है, गलत गुड्स आ गए तो आपके पास पोजेशन होगा, लेकिन आप उसको अपने बुक्स में नहीं दिखाओगे। करेक्ट। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन बायर्स इन्वेंट्री। उसके बाद हमने देख लिया था कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। वेरी सिंपल, एक के पास पोजेशन होगा, दूसरा ओनर होगा। ठीक है, अनटिल सेल्स ना हो जाए। सेल्स हो जाएगा तो फिर वो कस्टमर ओनर हो जाएगा। करेक्ट। तो ये भी देख लिया था। फिर हम लोग इन्वेंट्री सिस्टम्स में आए थे, ट्रैक एंड काउंट, कैसे ट्रैक करना है। पीरियोडिक, उसका नाम ही क्या है कि रेगुलर जो पीरियोडिक इंटरवल है, तब हम लोग इस मिशन पे निकलेंगे। तो जनरली क्या होता है, एन्युअली। फिर एक ये ऐसी चीज थी जो आपने पहले नहीं देखी होगी शायद, कि परपेचुअल इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, हर एक परचेस और हर एक सेल के साथ हमें क्या करना है, इन्वेंट्री अपडेट करना है। ठीक है, और उसमें भी ये नए नए तरीके से परचेस रिकॉर्ड करने की बात आई थी। जो हमारा पीरियोडिक मेथड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कब करना है, साल के एंड में एक बार गिनना है, वो तो नॉर्मल जैसा हम पहले से सीखे अकाउंट्स वैसा ही चल रहा है। ठीक है, परचेस है तो परचेस टू कैश, सेल्स है तो कैश टू सेल्स। चलो वहां पे तो कुछ नया सीखने जैसा है नहीं। परपेचुअल मेथड में वो क्या बोलता है कि हमें करना क्या है, ये हर एक परचेस और हर एक सेल के बाद इन्वेंट्री अपडेट हो जाना चाहिए। हर एक परचेस, हर एक सेल, एवरी परचेस एवरी सेल के बाद हमें क्या चाहिए, लाइव रिपोर्टिंग चाहिए। किसका, स्टॉक का।
तो यहाँ पे जैसे ही परचेस होता है तो आप सबको पता है कि जो भी आपका स्टॉक होगा वो इंक्रीज होगा परचेस होने से। तो पीरियोडिक मेथड क्या बोलता है कि सीधा इन्वेंट्री डेबिट करो, ताकि क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अपडेट हो जाता है। और पैसा तो आपने दिया ही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सेम चीज परपेचुअल में क्या बोला कि भाई कैश टू सेल्स तो सही है ये एंट्री, लेकिन अभी तक हमने परचेस के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी कॉस्ट नहीं डाला हुआ है। प्लस जब आप सेल्स करते हो तो आपका इन्वेंट्री कम होगा, तो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया। और ऊपर आपने असेट डेबिट किया था जब परचेस किया, तो जब परचेस कर रहे हो तब क्या कर रहे हो, पीरियड परपेचुअल में असेट को डेबिट कर रहे हो यानी कि इन्वेंट्री, और सेल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, असेट को क्रेडिट कर रहे हो। डन। तो यहाँ पे तो ये दोनों ही क्या है, बैलेंस शीट आइटम्स है ना। तो मतलब आपने 80 में डॉलर्स में चीज खरीदी, उसको 100 में बेचा, तो चलो सेल्स तो यहाँ पे आपने सेल्स अकाउंट ले लिया तो P&L का क्रेडिट इफेक्ट आ गया, लेकिन 80 का खर्चा हुआ वो कहाँ गया। गुड्स आपको 80 डॉलर्स में पड़े थे तो आपका ये कॉस्ट हुआ, वो तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने डेबिट क्या किया, COGS। तो आइडियली बैलेंस शीट P&L में तो सेम ही फिगर्स आएंगे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग के आपको अलग अलग मेथड्स दी हुई है, तो बस आपको ये एंट्री पता होनी चाहिए। कहीं पे MCQ में अगर वो लोग ये सब चीजें चिपका दे आपको ऑप्शन के साथ, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई परपेचुअल मेथड में कैसे अकाउंटिंग होता है। प्राइमरी इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो अजम्पशन, फिर हमने बात किया था कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करेंगे। ट्रैक एंड काउंट करने से क्या पता चलता है, जो आगे था, पीरियोडिक हो या फिर परपेचुअल, जब आप ट्रैक एंड काउंट करते हो तो आपके पास एक आंसर आएगा कि सर अभी हमारे पास 10,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े। अब ये 10,000 जो यूनिट्स है उनको बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू से बताना है, ये क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। समझ रहे हो, जो पीरियोडिक और परपेचुअल है उससे हमने सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स तक पता लगाया, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सर वैल्यू कैसे करना है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हमने कल डिस्कस किया था, वेरी इजी। अब जाके एक एक यूनिट को आइडेंटिफाई करो कि भाई ये प्रोडक्ट X 1 लाख, प्रोडक्ट Y 2 लाख, ऐसे करते करते आप टोटल लिस्ट बना दो, और जो आपका टोटल आएगा वो आपका क्या है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने देखा था, सिंपल, जो पहले आएगा वो पहले बेचा जाएगा। जनरली डियर फ्रेंड्स, जो क्या बोलते हैं बिजनेसेस होते हैं वो यही मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करोगे तो क्या होता है, ओल्डेस्ट चीज जो होती है वो पहले बिक जाती है। तो वही बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, नहीं तो क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए या फिर पुराना हो जाए या एक्सपायरी हो जाए या फिर ऑब्सोलीट हो जाए। तो जनरली जब होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं तो बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि जो उसने सबसे पहले खरीदा वो पहले जल्दी जल्दी बेच देना है, तो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री वो पहले बेचेगा, करेक्ट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या करता है, एक इसका एडवांटेज है, क्या है, इट अप्रोक्सीमेट्स, क्या, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। क्या होता है, इट अप्रोक्सीमेट्स फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। डन। कि भाई एक्चुअली में भी जैसे गुड्स आया और गया, कि भाई पुराना पहले बेचते हैं और जो लेटेस्ट खरीदा है वो स्टॉक में पड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब आप फीफो मेथड फॉलो करते हो तो जैसा आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि आपने ये सम कर दिया था ना कल, कि भाई यहाँ पे आपने 3,000 यूनिट बेची, तो कौन सी बेची, यहां से निकाल दिया था आपने। तो और आइडियली भी हमने वही किया होगा कि सबसे ओल्डेस्ट इन्वेंट्री बेचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप फीफो मेथड फॉलो करते हो वो आइडियली आपको एकदम करेक्ट कॉस्ट देगा, जब आप एक्चुअल में भी क्या है, पुरानी चीजें पहले बेच रहे हो।
इसलिए मैंने वर्डिंग क्या किया, उसको कैसे हमने एक्सप्लेन, ड्राफ्ट कैसे किया मैंने, इट अप्रोक्सीमेट्स व्हाट, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर ये सब आई थिंक हो चुका था। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान क्या रखना है, सीओजीएस। ठीक है, एग्जाम में आपको देखो ये क्वेश्चन में आके आ सकता है, फीफो मेथड के बेस पे भी वो तीन चीजें पूछ सकता है। एक तो फीफो की वजह से आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, प्लस उससे आपका सीओजीएस भी डिटरमाइन होता है, और वो आपको जीपी भी पूछ सकता है। करेक्ट, जीपी क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है फीफो से कैसे गिनना है सर, वही तो उस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ही तो मेथड है। और सीओजीएस कैसे होगा, तो आप समझो आपने क्या बोला, ये क्वेश्चन में जब हमने 3 लॉट में चीजें खरीदी, 4000, 2000, 3000, और हमने फिर बेचा क्या, 4000, तो हमने क्या बोला था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये चीजें बेची गई। अगर ये चीजें बेची गई है तो आपका सीओजीएस क्या होगा, 4000 इंटू कॉस्ट क्या था, 4.25, 4000 इंटू 4.25। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 17,000। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी हम लोग ने फाइनली वहां पे ही पहुंचे थे कि भाई सारे टोटल कॉस्ट था, उसमें से क्लोजिंग निकाल दिया, तो जो बेच दिया वो। तो आपको आइडिया आ रहा है कि एमसीक्यू में वो फीफो मेथड में इनमें से कुछ भी चीजें पूछ सकता है और आप इजीली बता सकते हो कि क्या पूछा गया है। सीओजीएस पूछा है तो आप जाओ, जो जो लॉट यूज हुए वो वाला कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। करेक्ट, फीफो में हमने क्या बोला, ये 4000 यूनिट्स हमने बेचे, तो ये फ्रेंड सिंपल हो गया ना, सीओजीएस क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, हमने 4.25 वाला गुड्स बेचे। तो फीफो में सीओजीएस आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। फिर आपके पास दूसरा मेथड तो है ही जो मैंने टेबल में बताया, कि टोटल कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकाल दोगे तो सेल का कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कई बार क्या कर सकता है क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ सकता है, तो वो सिंपल है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स सर कैसे निकालेंगे, तो सेल्स वो आपको सेल्स प्राइस देंगे, और सीओजीएस आप इस तरह से जो भी मेथड यूज कर रहे हो, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, वहां पे आप ये मेथड से ढूंढ सकते हो सीओजीएस क्या है, और सेल्स माइनस सीओजीएस क्या आ जाएगा, जीपी। फिर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम देखा था, यहाँ पे बस क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर इट डेट वाइज। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइव अपडेट करना है ना स्टॉक, तो कोई चीजें आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, हमको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर देना है डेट वाइज। ठीक है, याद रहेगा, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये मेथड में आपका सीओजीएस गिनना बहुत इजी हो जाएगा, जो जो सेल्स है वो कॉलम का टोटल कर दो, और क्लोजिंग आप हमेशा अपडेट कर ही रहे हो, तो फाइनली जो अपडेटेड बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग है। जैसे कि स्टार्टिंग में 17,000 के गुड्स खरीदे, फिर 12,750 के गुड्स बेचे, तो अब क्लोजिंग क्या हो गया, 4250। डन। तो अगर परपेचुअल इन्वेंटरी फीफो में सीओजीएस पूछ रहे तो जो आपके सेल्स वाली जो रो है उसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। डन। और जीपी पूछे तो ये सीओजीएस निकालना तो आपको आता ही है, सेल्स में से सीओजीएस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हमने क्या देखा था, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इजीएस्ट क्या याद रखना है आपको, ये जो पहला लाइन लिखा है वही से, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यू शैल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका जितना पूरे साल में जो एक्सपेंस हुआ है, कौन सा एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, तो वो क्या बोलता है, एक बाजू यूनिट्स लिख दो, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो बोल रहा है साल में आपने जितने भी परचेज किए
वो टोटल यूनिट्स निकालो और फिर क्या बोला, टोटल कॉस्ट निकालो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज भूल नहीं जाना है कि परचेस तो सारे लिखने ही है, लेकिन अगर ओपनिंग दिया है तो वो भी इंक्लूड करना है। तो जब आप पूरे साल के सारे एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक एक जगह पे ले आओगे, तो यहाँ पे आपको टोटल यूनिट्स कितने आपके पास इनफ्लो हुए थे परचेज वो आ जाएगा प्लस ओपनिंग। तो मान लो यहाँ पे आ जाता है 100। फिर आपने कुछ ना कुछ प्राइस देके इसको खरीदा होगा, करेक्ट। तो जब आप पर यूनिट को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो मान लो कि अगर टोटल कॉस्ट 50,000 आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया। बट ये फ्रेंड्स ये एकदम इजीएस्ट है, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, ये अजम्पशन इसके पीछे क्या है आपको समझ आया। जब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स कीप इट सिंपल। सिंपल मतलब ये जो 500 आया ना, तो हम क्या बोल रहे हैं पता है कि ये हमने पूरे साल का एवरेज निकाल दिया है। तो आप पूरे साल में किसी भी डेट को, कोई भी रैंडम डेट चूज करो और उसका सेल्स निकालो, हम उसका सीओजीएस क्या बोलेंगे, 500 पर यूनिट। समझ रहे हो, पूरे साल का एवरेज निकाल दिया। तो पूरे साल में जो भी सेल्स हुआ है हम क्या मानेंगे कि भाई ऑन एन एवरेज कॉस्ट अपना क्या है 500 पर यूनिट। फिर अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछे तो उसको सिंपल बोलो कि भाई मुझे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बता। तो जैसे वो यूनिट्स बताता है क्या करोगे, इंटू 500। तो ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज में सारे कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। सीओजीएस अगर कोई पूछता है, देखो वेटेड एवरेज है यानी आपके पास एवरेज तो आई जाएगी, फिर जो भी पर्सन जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो ये मैजिक फिगर अपना एवरेज कॉस्ट। तो अगर कोई सीओजीएस पूछता है तो क्या बोलेंगे, लाओ सेल्स यूनिट लाओ, फिर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 500। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक पूछता है तो बोलेंगे लाओ कितने यूनिट है स्टॉक में, जैसे हमारा बोलेंगे 500 पर यूनिट। तो समझ रहे हो पीरियोडिक वेटेड एवरेज कितना इजी है आपको कैलकुलेट करने के लिए। ये भी हो चुका था और ये रहा आपका एग्जाम्पल कि खर्चा यूनिट्स खरीदे 9,000, खर्चा हुआ 40,000, तो आपका एवरेज क्या आया 4.4722। फिर देखो सीओजीएस गिनना है तो क्या करना है, सिंपल सेल्स के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो एवरेज। तो सर सेल्स क्या था, तो क्वेश्चन नहीं बताया था कि हमने क्या किया था, 4,000 यूनिट सेल किए थे। तो ये देखो मतलब वेटेड एवरेज तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज तो एकदम इजी है, जो भी वो पूछे ना उसके यूनिट्स निकाल के बस एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा तो हमारे पास 9,000 का परचेस था, ये रहा, और उसमें से अगर हमने 4,000 सेल कर दिया तो क्लोजिंग क्या हुआ 5,000। तो ये देखो 5,000 और मल्टीप्लाई कर दिया जो भी आपका वेटेड एवरेज आया उससे। तो ये मेथड में आपको कैलकुलेशंस बहुत ही इजी रहेंगी। अब आया आपका लास्ट, मूविंग एवरेज। कंपेयर टू वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज क्या होगा, थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। आई थिंक यहां से बाकी है ना अपना कि मूविंग एवरेज भी हो गया था। याद नहीं, बाकी है, ओके। ठीक है मैं फटाफट भगा नहीं रहा हूँ, इस पर स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ कि ये चैप्टर बड़ा नहीं है लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। वैसे ये क्या है, मैं 1 आवर में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ 3 टॉपिक्स के डेफिनेशन बताना है, सबका एक सम अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा तो अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन ये क्या होता है कि चीजें अगर रिपीट नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपके मगज में सेट नहीं हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे आपको याद नहीं आएगा कि सर एग्जैक्टली क्या करना है, सीओजीएस कहाँ से लाए, ठीक है।
तो अभी आपका फोकस ये रखो कि हमें कॉन्सेप्ट भी एकदम डिटेल में समझना है और चीजें रिमेम्बर भी करते जाना है, ठीक है? क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा ना। वैसे तो मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, फिर क्या फिर से रिवाइज करने बैठोगे पूरा? इतना टाइम थोड़ी ना है। तो सब कुछ पैरेलल चलना चाहिए आपका, प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लस रिमेम्बरिंग, डिसिप्लिन, जो भी आपको करना है, ठीक है? तो जो मैंने बोला है वो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि देखो अभी तो इजी लगेगा क्योंकि फीफो है तो सर ऐसा ही करना होता है, लेकिन आपके माइंड सेट में आपको किस तरह से चीजें रिसीव करनी है कि आपको ये आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, 2-3 महीने के बाद जब एग्जाम में आपको आए तब तक याद रहना चाहिए, एटलीस्ट उस एंगल से पढ़ना है, ठीक है? तो मैंने जो सीओजीएस का बताया वो ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं मूविंग एवरेज। तो जो कीवर्ड्स है वो याद रखने, कोई रट्टा नहीं मारना है, लेकिन जैसे कि पीरियोडिक में मैंने क्या बोला कि एक पीरियड के बाद हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री कैलकुलेट करने, लेकिन परपेचुअल में क्या वर्डिंग्स थे? आफ्टर एवरी परचेस, आफ्टर एवरी सेल क्या करना है? स्टॉक अपडेट करना है। उसे क्या बोलते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो एक और नई चीज पढ़ रहे हैं। परपेचुअल में क्या था? एवरी परचेज एवरी सेल। अब मूविंग एवरेज में क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेटेड एवरेज कॉस्ट कंप्यूटेड आफ्टर ईच परचेस। समझ आया? वेटेड एवरेज, जो ऊपर वेटेड एवरेज मेथड थी वहां पे आप क्या करते थे? पूरे साल के जितने भी खर्चे हैं उसका एक लिस्ट बना दिया, टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, और उसमें से एवरेज निकाल देते। यानी साल के एंड में आपने एक बार एवरेज निकाला। अब ये जो मूविंग एवरेज है वो क्या बोल रहा है कि सर जैसे ही परचेस आए ना, आप मुझे रिवाइज्ड एवरेज दो। जैसे ही परचेस आए रिवाइज्ड एवरेज। सर मतलब अरे समझो कि हमने 10 यूनिट्स खरीदे 100 के प्राइस से, तो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 1000। अब हमने 10 यूनिट्स और खरीदे 150 के प्राइस, तो अब आपका ये इसका कॉस्ट क्या पड़ा होगा आपको? एंड 2500 डिवाइड बाय 20, यानी 100 और 150 के बीच में आ जाएगा वो। करेक्ट? इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो चेंज होता रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास एक लॉट है जो 100 रुपए का है, दूसरा है जो 150 का है, तो आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट क्या हो गया? 125। तो मूविंग एवरेज मेथड क्या कहती है कि हर एक परचेस के बाद मुझे नया वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए। क्या याद रखना है आपको? विथ एवरी परचेस वी नीड न्यू वेटेड एवरेज, विथ एवरी परचेस वी नीड न्यू वेटेड एवरेज, ठीक है? पीरियोडिक में इतना क्या था? कॉम्प्लिकेशन नहीं था। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल अप्रोच। क्यों? सर एक ही बार एवरेज निकालना है। ये मूविंग एवरेज है, उसका नाम ही क्या है कि एवरेज मूव करेगा। तो मूव कैसे करेगा? तो हर बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसलिए वो मूव करेगा। सर यहाँ पे सिर्फ परचेस बोला है, ठीक है? जो परपेचुअल का डेफिनेशन था वहां पे क्या बोला था? एवरी परचेस एवरी सेल। यहाँ पे क्या बोला है? ईच परचेस। तो याद रखो एवरेज सिर्फ कब निकालना है? जब नया परचेस हो तो सर सेल में क्या करना है? सेल में कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, मान लो कि अगर ये भी परचेस है, ये भी परचेस है, और अब यहाँ पे क्या आता है? सेल आता है 5 यूनिट्स का। सर यहाँ पे क्या करना है? कुछ भी नहीं। जो ऊपर लेटेस्ट, जो भी ऊपर एवरेज कॉस्ट दिख रहा है वहां पे बस लिख दो। याद रखना सेल्स प्राइस नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सीओजीएस। और कॉस्ट क्या गिना जाएगा? तो ये एक्सरसाइज ही पूरी क्यों हो रही है? अपने को मूविंग एवरेज चाहिए। तो जैसे ही सेल आएगा ना, जो भी लेटेस्ट ऊपर एवरेज कॉस्ट है उसको नीचे उतार और 5 इंटू 125 वो आपका सीओजीएस हो जाएगा। ठीक है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द सीओजीएस ऑफ अ सब्सिक्वेंट सेल
is then recorded at latest average calculated. ठीक है। और अगर आपको याद हो तो वेटेड एवरेज में हमने क्या बोला था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज भी हम साल के एंड में एक बार गिनते हैं और पीरियोडिक में भी वो क्या करता है, साल के एंड में करेगा। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विद एवरी परचेस। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम चाहिए डियर फ्रेंड्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एकदम बेसिक लॉजिकल चीजें थी। इतनी 3 लाइनें ही आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके यूएस वगैरह के अलग अलग पब्लिकेशन के मटेरियल्स में ये लोग खाली खाली मूविंग एवरेज पे 1-2 पेजेस का थियरी लिखा हुआ है, ठीक है। वो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही चीज में आपका मूविंग एवरेज खत्म हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, हर परचेस के साथ नई एवरेज। सेकंड, सेल्स के वक्त क्या करना है, जो सबसे लेटेस्ट कॉस्ट है ऊपर, जो भी सबसे लेटेस्ट आपने वेटेड एवरेज निकाला है उसी से हम सेल हुआ ऐसा मानेंगे। एंड लास्ट, क्योंकि आपको हर परचेस के बाद ये चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम नहीं चलेगी। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो साल के एंड में एक बार स्टॉक देखने जाते हैं हम। इसलिए हमने क्या बोला कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज नेसेसरी। डन। assume same information as question 3 and find COGS and closing inventory. Assume same information as question 3 and find COGS एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमें क्या चाहिए, कौन सी मेथड से चाहिए, मूविंग एवरेज। ठीक है। तो एक बार मैं आपको उसके सम सॉल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूं। फोकस करना डियर फ्रेंड्स, पूरे इन्वेंट्री में सिर्फ ये एक ऐसा है जहां पे आपको फॉर्मेट में थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन कंपेरेटिवली दूसरे इन्वेंट्री मेथड से इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और प्रोसेस इन्वॉल्व है। बाकी सब में तो आप क्या है, लॉजिकल जा सकते हो। कि जैसे फीफो था तो आपको पता है कि भाई 4000 पहले लॉट से जो है, यानी ये लॉट का क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया, 0। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये जो कंटिन्यूस एवरेज है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सर जैसे कि, तो जैसे कि आपको क्या करना है, यहां से है, डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर क्या आएगा, ओपनिंग है, परचेस है, सेल है, क्या है। फिर हम लोग क्या लेंगे, यूनिट्स। उसके बाद कॉस्ट होगा, लेकिन कौन सा, पर यूनिट। और फिर क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। तो एक बार आप सॉल्यूशन का फॉर्मेट देख लो, फिर एग्जाम में प्रेजेंटेशन वैसन कैसे करना है वो हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको कंप्यूटराइज बेस्ड वर्ड फाइल में ये बनाना पड़ेगा ना। लेकिन सबसे इजी फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन पर्पस क्या है, ये चलो, यस, particulars, units, cost per unit, total cost. Now सबसे पहले, और यहाँ पे हमेशा ये इन्वेंट्री के चैप्टर में याद रखना है कि कभी भी गलती से ओपनिंग ना छूट जाए। पीरियोडिक में भी मैंने क्या बोला कि सारे परचेज का लिस्ट तो होता है, लेकिन उसमें ओपनिंग भी होता है। तो उसी तरह से कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है तो आपको यहाँ पे वो चीजें लिखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन चल रहा है। उन लोगों ने नया क्वेश्चन हम लोगों ने ड्राफ्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहला क्या आएगा, परचेस। यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, परचेस हुआ है, और बीच में देखो 3000 यूनिट्स कब सेल हुए, आफ्टर फर्स्ट परचेस, एंड 1000 आफ्टर सेकंड। यानी एक यहाँ पे सेल आएगा और एक यहाँ पे सेल आएगा।
डन फ्रेंड्स, एकदम फोकस रखना। बस यही एक इन्वेंटरी में देखने जैसा है, बाकी सब तो क्या है, लॉजिकल है, याद करेंगे तो हो जाएगा। चलो पर्टिकुलर, सबसे पहले क्या हुआ, परचेस हुआ। कितने यूनिट्स परचेस किए, 4000। कॉस्ट पर यूनिट क्या था, अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4000 इंटू 4.25, 17,000। फिर नेक्स्ट देखो, ये मत लिख देना, उसने क्या बोला, फर्स्ट बैच ऑफ परचेस के बाद क्या हो जाएगा, सेल आएगा 3000 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स। कितने यूनिट्स, 3000। और सेल्स में मैंने क्या बोला था, जो भी लेटेस्ट एवरेज है वही यूज करना है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है, ठीक है, एक ही ट्रांजेक्शन आया और ओपनिंग है नहीं, तो डियर फ्रेंड्स, एवरेज क्या होता है कि जैसे कि दो नंबर होंगे तो क्या होता है, उसके मिडल में जो आता है फिगर उसको एवरेज बोलते हैं। लेकिन एक ही डेटा है तो क्या करेंगे, एज इट इज 4.25, तो 3000 इंटू 4.25 करो, क्या आएगा, यस 12750। अब ये ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस अपडेट कर देना चाहिए। तो अब हमारे पास बचे है 1000 यूनिट्स, रेट तो वही 4.25 रहेगा, क्योंकि हम लोग सेल में क्या है, कोई नया एवरेज ववरेज नहीं करते, जो भी पुराना चल रहा है उसी से माइनस करते हैं। एंड 1000 इंटू 4.25 यानी अपना क्या हो जाएगा, 4250। तो अगर कोई इसी दिन आके हमको पूछता तो हम क्या बोलते हैं, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट है और उसका वैल्यू क्या है, 4250। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आएगा, फिर से परचेस, और इस बार कितने यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स। रेट 4.5, तो 2000 इंटू 4.5 यानी 4500 इंटू 2, 9000। लेकिन याद करो, कंटिन्यूस मूविंग एवरेज में हमने क्या बोला कि हमें एवरी परचेस के बाद क्या चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये परचेस हो गया, आप क्या करोगे, सिंपल, 1000 ओपनिंग था, ओके, और अब आपने क्या किया, 2000 और ऐड कर दिए, तो यूनिट्स कितने पड़े आपके पास अभी, 3000, और उनका कॉस्ट क्या होगा, तो 4250 जो 1000 का था, और ये 9000, भाई दोनों को प्लस करो, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 13250। अब हम लोग क्या बोला था, एवरी परचेस आपको एवरेज गिनना है, ये तो क्या है, एक ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, तो आइडियली एवरेज भी 4.25 आएगा। लेकिन अब क्या करना है, हर एक परचेस के बाद आपको नया एवरेज ढूंढना है। तो अब आप बोलो क्या आएगा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, 4.375, यस 4.416। सिंपल है, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना था, तो क्या आ गया, ये आपका रिवाइज्ड एवरेज कॉस्ट आया। समझे आप लोग, ये पूरे मेथड का बस फोकस इतना ही है
क्या कि हर परचेस के बाद अपने को चाहिए नया एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और जहां पे भी आप रुके हुए हो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। यानी अभी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3000 का है, जिसका कॉस्ट क्या है 13250, और अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो गया 4.4167। अब अगर आप टेबल देखो तो यहाँ पे देखो, ये 2000 के बाद 3000 का परचेस है, लेकिन बीच में एक 1000 यूनिट्स का सेल आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स कितने यूनिट थे, 1000। और बोलो यहाँ कौन सा रेट लू, फटाफट। समझे कि नहीं क्वेश्चन। ये जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट क्या आएगा यहाँ पे। यस प्रिया, करेक्ट। तो सेल्स में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जो भी ऊपर कॉस्ट है बस नीचे ले आओ। सेल्स में कोई मेथड नहीं, डेफिनेशन याद करो, मूविंग एवरेज ने सिर्फ किस पे फोकस किया था। ये देखो, कंप्यूटेड आफ्टर ईच परचेस। हम लोगों ने सिर्फ परचेस के बाद क्या करना है, मेहनत करनी है। परचेस के बाद ही क्या करना है, मेहनत करनी है। सेल्स में कुछ बोला था क्या, नहीं बोला है। एक जगह पे ईच परचेस एंड ईच सेल था, वो क्या था, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, वो अलग है। ये क्या है, मूविंग एवरेज। तो आपको ईच परचेस के बाद ही क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत करना है इन द सेंस आपको क्या करना है, उसका क्लोजिंग निकालना है। अरे वेटेड एवरेज निकालना है। सर सेल्स में क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी ऊपर लेटेस्ट जो आ रहा है रेट उसको नीचे खींच लो। यानी ऊपर 4.4167 है तो ले लो उसको नीचे। अब 1000 इंटू 4.4167 करेंगे तो आइडियली क्या हो जाएगा, 4417 आ जाएगा। अब 4417 आ जाएगा। अब हर ट्रांजेक्शन के बाद एक बार अपने पास बैलेंस तो होना चाहिए कि भाई अब क्या बचा है। और ये सेल्स था यानी ये माइनस होगा। अब आपका बैलेंस 3000 माइनस 1000 यानी 2000 यूनिट्स। और रेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं है उसमें। एंड 13250 माइनस 4417, 8833। ये अभी का बैलेंस है। लेकिन अभी कोई आ जाता है तो क्या हम क्या बोलेंगे, भाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतने का है जिसका एवरेज कॉस्ट इतना है और यूनिट्स हमारे पास इतने हैं। तो हर परचेस सेल के बाद हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा, वो आपको करंट क्लोजिंग स्टॉक देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इसके बाद एक और चीज है। ये सेल तो हो गया, अब हमारे पास लास्ट एक और परचेज है 3000 यूनिट, और उसका कॉस्ट देखो क्या है 4.75। तो अब हमने क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना है एक के बाद एक। तो अब बारी आ गई है परचेज की। परचेज में हमने क्या बोला, 3000 यूनिट्स, और उसका रेट था 4.75। तो पहले तो 3000 इंटू 4.75 यानी 14250 अपना कॉस्ट हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन हमारे मूविंग एवरेज का रूल क्या है, विथ एवरी परचेस यू हैव टू कैलकुलेट न्यू अपडेटेड वेटेड एवरेज। तो 2000 स्टॉक में था प्लस 3000 यानी अपने पास यूनिट्स कितने हो गए 5000। 8833 प्लस 14250 क्या हो जाएगा 23083। और क्योंकि हमारा मिशन क्या होता है, हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट नया क्या आएगा, रुतुल 4.616। डन, 4.6166। समझ आया ना सबको। तो ये हमने क्या किया, नया एवरेज निकाला। तो फ्लो आप समझ गए इस चैप्टर का।
मूविंग एवरेज में जैसे ही परचेस आता है तो देखो मैंने दो येलो हाईलाइट किए हुए, वो क्या है, हम लोग नया वेटेड एवरेज निकालेंगे बैलेंस के हिसाब से। सेल आए तो इजीएस्ट, जो भी भाव ऊपर चल रहा है उससे बेच दो। तो जैसे यहाँ पे एक सेल्स आया तो हमारे पास उसके ऊपर 4.25 था, हमने यहाँ पे 4.25 से सेल कर दिया। जब यहाँ पे हम सेल आए तो उस वक्त हमारा लेटेस्ट वेटेड एवरेज क्या था, 4.4167, तो हमने उसी से माइनस कर दिया। अब अभी हमारे पास 4.6166 है, अगर यहाँ पे कोई सेल आएगा तो हम लोग इसी वैल्यू से माइनस कर देंगे। डन। तो सेल में क्या करना है, सिंपल ऊपर जो भी लेटेस्ट एवरेज चल रहा है उससे माइनस कर दो। परचेस में क्या करना है, आफ्टर एवरी परचेस you have to calculate new weighted average। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस मूविंग एवरेज का प्रेजेंटेशन है। और इसका क्लोजिंग स्टॉक, अरे इसका सीओजीएस गिनना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आपको बस ये जो लाइन है सेल्स वाली वो ऐड कर देनी है। यानी अगर इस क्वेश्चन में आपको सीओजीएस पूछा जाए तो आपका सीओजीएस ये होगा, क्या रहा है रुतुल, 17167। ओके, समझे? सीओजीएस ढूंढना इसमें इजीएस्ट है क्योंकि हम लोग सेल्स में जो लेटेस्ट लेते हैं वो कॉस्ट है ना, तो जितनी सेल्स की रो है ऐड कर दो, आपका सीओजीएस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट रो है वो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है कि भाई 5000 यूनिट बचे हैं, नया वेटेड एवरेज लेटेस्ट अपना 4.6166 और वैल्यू क्या हो गई 23083। डन। एक इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ताकि आज प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह में जब दूंगा तो अगर आप होमवर्क वो कर रहे हो तो अगर फॉर्मेट फॉर्मेट टेम्पलेट में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिंपल है, ओपनिंग दिया है तो उससे स्टार्ट करना है, फिर एवरी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है। परचेस आएगा तो नया एवरेज आएगा जब बैलेंस निकल रहे हो, सेल्स में कुछ नहीं, जो लेटेस्ट एवरेज है उससे माइनस कर दो। फिर तो ये डियर फ्रेंड्स सिंपल मैथ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। डन। इतने टेबल में से आपको क्या पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक सर हमारा है 23,000 का। क्या है? 23,000 का। सीओजीएस में हम क्या करते हैं, जो सेल्स वाली लाइन है उसमें से लास्ट कॉलम में जो कॉस्ट है वो ऐड कर देते हैं, 12750 प्लस 4417, तो सीओजीएस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डन। क्या ये जो मैंने समझा है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या लगता है, मूविंग एवरेज का सम आएगा तो गिन पाओगे ना, कि किसी पार्ट में ऐसा लगा कि सर ये फिगर कैसे आया? एक बार चलो कंफर्म कर दो, अगर क्लियर है तो बस ओके लिख दो सब। ठीक है, और अगर किसी को डाउट है तो जस्ट बताओ कौन से पॉइंट में। ओके, रुतुल, प्रिया ओके, वेनु ओके, दर्श क्लियर है कि कंफ्यूजन है? यस, ओके। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, खाली याद क्या रखना है, एवरी परचेस के बाद नया एवरेज और फिर सेल्स में तो उसी को रिपीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाएंगे तो हमें फॉर्मेट भी इजी रहेगा। फिर आपको एक बार ये पकड़ आ गई, फिर प्रेजेंटेशन तो क्या है यार, यही चीज वर्ड में छापनी है आपको। करेक्ट। एक बात लेकिन डियर फ्रेंड्स आप याद रखना, एक चीज आपको अपने एंड पे सीखनी है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ मतलब इतना कोई टफ चीज नहीं है। क्या? टाइपिंग प्रैक्टिस। पता है ना वो हम HDFG सेमीकोलन LKCH देखे बिना जो टाइपिंग करना होता है, बहुत ही सिंपल स्किल है। मैं तो जब 8th स्टैंडर्ड में था ना तब मैंने 2 दिन में सीख लिया था, तो आप लोग तो ऑलरेडी उससे कितने ज्यादा ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो ये टाइपिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको रोज 10-15 मिनट आप निकालो आपके टाइम में से और इसमें इन्वेस्ट करो, टाइपिंग स्किल्स में।
क्योंकि आपका जो सेक्शन 2 है ना डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 1 एमसीक्यू है, सेक्शन 2 में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वो 2 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के अंदर 7 से 8 क्या होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, जो थियरी और प्रैक्टिकल का मिक्स होता है। सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? सेक्शन 2 जो आपका 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू 400 मार्क्स का है, सेक्शन 2 जो आपका 100 मार्क्स का है उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं 50-50, और उनके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, 7 या 8 सब क्वेश्चंस होते हैं। और आपके पास सेक्शन 2 के लिए टाइम कितना है, 1 आवर। अगर हम लोग 8 पकड़ के चले तो यानी 1 आवर में आपको छोटे छोटे कितने 16 क्वेश्चंस के आंसर टाइप करने। मान लो कि इजी वाले पूछे, सबके आपको एक ही पैराग्राफ लिखेंगे तो भी कम हो जाए, ऐसा है तो भी आपको 16 पैराग्राफ्स लिखने हैं। क्या लिखना है आपको, 16 पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हो गए, केस स्टडी दिया होगा जो समझ के लिखना है। तो 1 आवर अगर है तो उसमें वो लंबा चौड़ा केस स्टडी देगा, तो मान लो कि आप अगर एटलीस्ट 10 मिनट्स भी रीडिंग में जाएगा, 2 क्वेश्चन है बड़े बड़े, ठीक है, पूरा 1 पेज का वो केस स्टडी आएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक पूरा केस स्टडी बना देंगे और उसके अंदर से फिर उसके बेस पे 7-8 क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपकी रीडिंग में चली जाएगी क्वेश्चंस, क्योंकि समझना भी तो है। यानी आपको 50 मिनट्स के अंदर ऑन एन एवरेज सेक्शन 2 में क्या करने का आएगा, 16 पैराग्राफ्स लिखने के आएंगे। और वो भी तब जब आप एक आंसर एक पैराग्राफ में हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो जिसमें 2 पैराग्राफ चाहिए, 7-8 लाइन चाहिए, 9-10 लाइन लिखने हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम का कैसा क्लोजनेस आने वाला है, 50 मिनट्स, और आप क्या कर रहे हो, 16 पैराग्राफ्स, करेक्ट। तो आपको हर एक पैराग्राफ के लिए पता है कितना मिनट्स मिलेगा, रफली 3 मिनट। क्या आपको लगता है अभी आपकी ऐसी स्पीड है कि 3 मिनट्स के अंदर आप लोग सोचोगे भी, आंसर सोच भी रहे हो और वो टाइप भी कर पाओगे? अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो इस स्किल पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम हम लोग फटाफट से, ये सिलेबस तो देखो अब छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और बेस बनाना है, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा, कोर्स खत्म हो जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसपे आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। इतना टाइम तो आप कहीं ना कहीं निकाल ही देते होगे ये इंस्टा वगैरह या नोटिफिकेशंस में या व्हाट्सएप वगैरह में, ठीक है। थोड़ा चिल कराओ भाई सोशल सर्कल को, और 5-10 मिनट्स आप इसके लिए निकालो, जिससे करके आपका टाइपिंग स्किल क्या है, इंप्रूव हो जाए। क्योंकि जब आप एग्जाम में रिटर्न एग्जाम देते थे ना डियर फ्रेंड्स, तो तब भी हो सकता है हमारे पास टाइमिंग इश्यू हो, लेकिन पता है ना लास्ट में हम लोग कैसा लिखते हैं। हाँ भले हम ही ना पढ़ पाए शायद, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास हाथ का तो क्या है, बचपन से लिख रहे हैं ना, तो स्पीड इश्यू नहीं होता है। हाँ कंटेंट में इश्यू हो सकता है, लेकिन आप समझो जब आप कंप्यूटराइज एग्जाम दे रहे हो, एक तो साला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, अचानक से कुछ याद आया, अब लिखने जा रहे हैं और कीबोर्ड में कीज ढूंढ रहे हैं, तो कैसा फ्रस्ट्रेटिंग माहौल हो जाएगा। और हो सकता है आपके पास नॉलेज है फिर भी आप अटेंड नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो इट्स वेरी क्लोज डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से आप समझ ही गए होगा ना सिनेरियो देख के कि भाई इतनी चीज में इतनी सारी चीजें लिखनी है, और टाइपिंग को इतना टफ काम है नहीं, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऑनलाइन फ्री साइट्स होते हैं कि जो आपको टाइपिंग वगैरह टेस्ट वगैरह में हेल्प करेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो उसके ऊपर। आपका स्पीड मिनिमम 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाए तो अच्छी बात, ठीक है। मेरा स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट है। आप 100 तक ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड पहुंच जाना चाहिए, तो आप आइडियली अच्छी तरह से कंप्यूटराइज्ड एग्जाम हैंडल
कर पाओगे। ठीक है, तो एक ये चीज है जो आपको अपने एंड पे करनी है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा हर एक लेक्चर में, ठीक है, मैंने बोल दिया, अब आपको करना है सीरियसली। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम में ऐसा हो, सर यार आपने बोला था सर, बात तो सही थी। अरे मुझे तो पता ही है बात सही है, बाद में बात तो सही है बोलने से क्या होगा। ठीक है, तो ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, उसको मास्टर करना है। तो आपका जो सेक्शन 2 है वो आप बेटर वे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं है तो हो सकता है कि आपको कंटेंट पता था क्या लिखना है लेकिन लिख ही नहीं पाए। तो हमें क्या है, मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टाइपिंग स्पीड स्लो है उसकी वजह से कम नहीं आने चाहिए। डन। तो ये एक स्किल आप ऐड करोगे। ठीक है, अभी मैं 1 मंथ के बाद चेक करूंगा आप लोगों का क्या आंसर आता है भाई, कि आप कितने वर्ड्स पर मिनट पहुंच चुके हो। ठीक है, तो ये एक चीज है मैंने बता दी, आपको याद करा दी। चलो कम बैक, पर्टिकुलर्स यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि अप्रोच हमारा क्या है, नो डाउट नॉलेज गेन हमें करना है, लेकिन आपको एग्जाम भी तो क्लियर करना है। तो हमारा पूरा जो अप्रोच इस क्लासेस में रहेगा वो क्या है कि नॉलेज के साथ साथ हमारा मेक श्योर करना है कि भाई पेपर क्रैक कर देना है अपने को। तो एक ये टाइपिंग वाला आप अपने एंड से सीख लो भाई। डन। हम लोग कर रहे थे मूविंग एवरेज। सिंपल सा फॉर्मेट है, हर परचेज के बाद एवरेज नया गिनना है। तो ये देखो येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स। सेल्स इज इजी, जो भी ऊपर कॉस्ट है उसी को नीचे से माइनस कर दो, जितने भी सेल्स की रोज होंगे टोटल कर दो तो सीओजीएस आ जाएगा। जब भी आपका कैलकुलेशन स्टॉप होता है वो क्या है, आज का लाइव बैलेंस, तो वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। डन। लेट्स गो बैक। तो ये रहा, वही चीजें मैंने यहाँ पे टेबल वगैरह में लिखी है। ये हो गया अपना लास्ट में जो एवरेज कॉस्ट आया था, ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। और देखो सीओजीएस कैसे गिना, तो ये जो मैंने सेल्स में अलग कलर किया हुआ है 12750 एंड 4417, ये दोनों को ऐड किया तो सीओजीएस आ गया। ये टेबल का जो लास्ट फिगर होता है वो तो हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। डन। सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट, ABC company has closing inventory of 5 units, 3.5 per unit at 31st December 2015। ठीक है, फिर उसके बाद की लाइन देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ January 2016 entered into following transactions। तो आप लोग समझ गए ना, ये जो 5 × 3.5 दिया हुआ है एज ऑन 31st December 2015 क्या है वो, यस, वहां का क्लोजिंग है जो अब नए साल में अपना क्या हो जाएगा, ओपनिंग। समझे ना, 31st December 2015 के स्टॉक्स बताए हुए, तो वो उस साल के लिए क्या था, क्लोजिंग था। लेकिन अब हम लोग कहाँ पे आ गए, तो वो लोग ने क्या बोला, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ January एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, यानी 2016 जो है वो अपना करंट ईयर है। तो अगर 2015 का जो क्लोजिंग है वो 16 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। यानी आपको ओपनिंग गुड्स दिए हुए हैं 5 यूनिट्स एट $3.5 पर यूनिट। डन। तो ओपनिंग मैंने आपको बता दिया। आपको 3 परचेसेस बताए गए हैं, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी। सर सेल्स किया ही नहीं, किया है लेकिन अलग से दिया हुआ है कि 7 यूनिट्स बेचे, $10 में बेचे। ओके, कब, 5 जनवरी। तो आपको पता है कुछ मेथड्स ऐसी होती है जहां पे हमको डेट वाइज जाना होता है, तो उस केस में हमारा ये सेल्स कहां पे जगह बना लेगा, 7 यूनिट का सेल यहाँ पे आ गया। 5 जनवरी बोला था ना, तो 4th और 6th के बीच में। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप मुझे आंसर बताओगे फटाफट से, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे तो आता है। डन। चलो पहले ये फीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक बताओ, फिर जाते हैं वेटेड एवरेज पे।
फीफो मेथड के हिसाब से इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी योर आंसर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? चलो फटाफट सॉल्व करो। प्रिया, क्लोजिंग स्टॉक 2.5। ओके, इस चैप्टर में डियर फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो वो कभी भूलना नहीं है, ठीक है? ध्यान से। ऋतुल पटेल 64.5, now it is 65.5। ओके, दर्श, वेनु, सॉल्व किया कि नहीं पता चल रहा है? $64.5। ओके, क्लोजिंग 2.5, दर्श, प्रिया 64.5। चलो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट आप लोग पहुंच गए हो। एक दो छोटी गलती हो तो देख लो। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग था, परचेस था, सेल्स था, 7 यूनिट्स। फीफो मेथड में क्या है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? जो पहले सबसे पुरानी चीजें पहले बेचेंगे। 7 यूनिट से यानी ओपनिंग में से ही 5 तो निकाल देंगे, करेक्ट? लेकिन अभी भी 2 यूनिट्स कम पड़ेंगे क्योंकि हमने 7 यूनिट्स बेचे। तो उसके बाद सबसे पुराना लॉट क्या था? 2 जनवरी। तो उसमें से 2 निकाल देंगे तो हो गया काम, 7 यूनिट का सेल्स का काम हो गया। अब आप समझो कि ये जो 5 यूनिट्स थे उसमें से हमने 2 यूनिट्स निकाल दिए, यानी ये लॉट में से कितने यूनिट्स बचे? 3। फिर ये उसके बाद के जो लॉट्स थे वो तो टच ही नहीं हुए, एज इट इज। अब हर एक का जो पर्सनल कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4, 5, 5.5। तो 10 प्लस 3 13 यूनिट्स, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 5 इंटू 5.5 तो 27.5 आता। और जो आप लोग बोल रहे हो आंसर सही है, क्या आएगा? 64.5। फीफो सिंपल, ठीक है? 2.5 आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया कि 64 का आंसर आपका 2.5 कैसे हो गया। लेकिन शायद आपने कुछ अलग कैलकुलेट कर लिया होगा। लेकिन अब एवरीवन क्लियर?
फीफो के सम्स का कैलकुलेशन कैसे करना है? जो पुराने लॉट से उसमें से बैलेंस निकालते जाना है, फिर जो बचा उसका कॉस्ट निकाल दो। अगर मैं आपको फीफो में सीओजीएस पूछूं तो आपका आंसर क्या आएगा? फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपने क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है, वो करेक्ट है। सीओजीएस कैसे निकालोगे? रुतुल 24.5, ये रुतुल हमेशा $1 ऊपर नीचे कर देता है क्या? भाई बाकी लोग क्वेश्चन समझे कि नहीं? सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जब आप ऐसा बोलते हो ना कि 5 यूनिट इस लॉट में से निकाल दिए, 2 यूनिट इस लॉट में से निकाल दिए, उसका मतलब क्या है कि उस सेल्स का आपने कॉस्ट क्या किया, इस हिसाब से चार्ज किया, करेक्ट। तो जो 5 आपने फर्स्ट लॉट निकाला, उसका मतलब क्या है कि 7 में से जो 5 है उनका कॉस्ट क्या हुआ, 3.5। फिर आपने 2 यूनिट्स इस लॉट के सेल किए, ऐसा बोला ना फीफो में, तो वो क्या हो जाएगा, 2 into 4, तो ये तो 8 है, एंड 5 into 3.5 कितना हो जाएगा, 17.5। तो आपका ये हो गया 7 सेल किए थे यूनिट्स, और कॉस्ट क्या हो गया, 25.5। ये स्टूडेंट्स समझ आया सीओजीएस कैसे गिना मैंने? चलो अब सबका आंसर चाहिए मुझे विद इन 5 सेकंड्स। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? फीफो मेथड का ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? रुतुल चेक अगेन। यस प्रिया करेक्ट। दर्श 40, वेणु 39। ये 40 और 39 आप लोग कैसे निकालें? जीपी क्या होता है? जो 2 फिगर है वो माइनस कर दी क्या आप भी? सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी होता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भूल गए बचपन में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे? यहाँ पे ओपनिंग होता है, यहाँ पे परचेज होता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे सेल्स होता है, और इसको क्या बोलते हो, जीपी। सीओजीएस का नाम पता है ना? यस प्रिया आपका तो करेक्ट ही था। सीओजीएस का फॉर्मूला पता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यानी क्या हुआ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो सेल्स है, ये जो ग्रीन पोर्शन है उसका नाम क्या कर दिया हमने, सीओजीएस। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो अब जीपी में क्या आएगा, ऑफ कोर्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब मैं आपको जीपी पूछता हूं तो आपको कौन सी फिगर माइनस करनी थी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था 25.5, ये तो क्लोजिंग स्टॉक था ना। सेल्स माइनस सीओजी सर, सेल्स ये देखो येलो में हाईलाइटेड, एबीसी कंपनी सोल्ड 7 यूनिट्स फॉर
$10, ठीक है, तो 7 इंटू 10, 70, 7 यूनिट सेल किए, आपको सेल्स कितना मिला 70, लेकिन जो बेचा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है 25.5, तो 70 माइनस 25.5 आपका जीपी क्या आ जाएगा 44.5। समझे? क्लोजिंग में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने से थोड़ी ना जीपी आएगा, जीपी कैसे आता है सेल्स माइनस सीओजीएस, तो 70 माइनस जो सेल किया उसका कॉस्ट था 25.5, तो प्रॉफिट अपना है 44.5। डन। आगे बढ़े वेटेड एवरेज में, किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लोजिंग स्टॉक कैसे गिना, सीओजीएस कैसे गिना, और फाइनली जीपी गिना, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं ये स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? डन। लेट्स मूव ऑन टू वेटेड एवरेज। ठीक है, चलो आपकी बुक्स में वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करो, चलो फटाफट, इस बार सबका आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है? वेटेड एवरेज मेथड, फिर कौन सी वेटेड सर? पीरियोडिक। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए वेटेड एवरेज के हिसाब से, पीरियोडिक वेटेड एवरेज के हिसाब से। यस, हुआ कि नहीं? इतनी देर वेटेड एवरेज के क्लोजिंग में? तुतुल $20 10 यूनिट्स। चलो देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज में मैंने क्या बोला था, पूरा लिस्ट बना देना है, टोटल यूनिट्स कितने खरीदे, टोटल खर्चा कितना हुआ,
परचेस बोला था और ओपनिंग भी ऐड करना है, यानी यहाँ पे ओपनिंग था 5 इंटू 3.5, यानी टोटल यूनिट्स कितने हो गए 20, और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 20, 25, 27.5 और यहाँ पे 17.5, टोटल खर्चा कितना हुआ 90। फिर मैंने क्या बोला था, टोटल यूनिट्स और टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा 4.5। फिर बोला था ना वेटेड एवरेज तो सबसे इजी है, जब आपको ये मिल जाए वेटेड एवरेज, फिर अगर कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक तो हम बोलेंगे लाओ यूनिट्स नंबर लाओ, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो अब टोटल हमारे पास 20 यूनिट थे, आपने कितने बेच दिए 7 यूनिट्स, तो 20 माइनस 7 यानी 13 यूनिट्स इंटू 4.5, 13 इंटू 4.5 इक्वल्स टू 58.5। डन। कहाँ गलती हो रही थी, चलो आप सीओजीएस बताओगे फटाफट। वेटेड एवरेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, सात यूनिट्स थे, ये सिंपलेस्ट है, जितने भी यूनिट्स है उसके साथ 4.5 लगा दो, 7 इंटू 4.5 कितना आएगा 31.5। बोला था ना मैंने वेटेड एवरेज सिंपलेस्ट है, बस आपको एवरेज निकालना है, और वो भी कितना सिंपल है, सारे खर्चे एक साइड सारे यूनिट्स एक साइड, एवरेज कॉस्ट निकालो। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट के साथ 4.5 मल्टीप्लाई करो, सीओजीएस चाहिए तो सेल्स यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो। डन। और इसमें जीपी कितना आएगा, बोलो बोलो फटाफट, जीपी कितना आएगा, इतना डीप थिंकिंग। सेल 7 इंटू 10 70, सीओजीएस ये रहा 31.5, सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो रहा है, तो ये आपका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट था। देख लो पूरा प्रोसेस, सिंपल है ना, जितना कॉस्ट था सारा ला दिया, ओपनिंग दिया था तो वो भी इंक्लूड किया, टोटल 20 यूनिट्स, टोटल खर्चा हुआ 90 का, तो एवरेज कॉस्ट आ गया 4.5। फिर तो एवरेज मेथड में एकदम सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो उसकी यूनिट्स मल्टीप्लाई करो 4.5 से, सीओजीएस चाहिए तो उसकी यूनिट्स मल्टीप्लाई करो।
एंड फाइनली जीपी तो क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। 7 को हमने पर डॉलर 10 में बेचा, पर यूनिट $10 में, तो 70 माइनस 31.5, 38.5 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। डन। नेक्स्ट में जाए, मूविंग एवरेज। अब कर पाओगे ना ऐसा सम? कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है मुझे आप लोगों पे, समझ भी रहे हो कि नहीं आप? ये वाला वेटेड एवरेज डन ना? नेक्स्ट पे जाए कि कंफ्यूजन है किसी पार्ट में? साइलेंस को मैं क्या समझू? क्लियर? चलो तो मैं हटा रहा हूं इसको, और हमारा सॉल्यूशन का जो लास्ट टॉपिक है, मूविंग एवरेज पे जाते हैं। मूविंग एवरेज याद है ना, क्या करना होता है? एवरी परचेज के बाद सर अपने को नया एवरेज चाहिए, ठीक है? चलो, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ओपनिंग स्टॉक से। सर ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स थे 5, पर यूनिट कॉस्ट था 3.5, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 5 3 15 और 17.5 आ रहा था शायद। यस। फिर आपको क्रोनोलॉजिकली जाना है। हमने देखा है 7 यूनिट सेल है 5 जनवरी को, यानी यहाँ पे 7 का सेल है, तो ओपनिंग ले लिया। अब उसके बाद क्या आएगा? परचेस। परचेस कितना था? 5 यूनिट्स एट 4 पर यूनिट, तो देखो 5 4 20। अब मूविंग एवरेज का रूल याद है ना? विद एवरी परचेस वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज। तो 10 यूनिट है और 10 यूनिट का टोटल खर्चा कितना है? 20 प्लस 17.5 यानी कि 37.5। तो बोलो अब नया, अपना नया वेटेड एवरेज क्या आया? सिंपल, डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटा दो, 3.75। दिस इज आवर रिवाइज्ड कॉस्ट, रिवाइज्ड वेटेड एवरेज। क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज क्या बोलता है कि भाई आपको नया वेटेड एवरेज गिनना है एवरी परचेस के बाद। तो हो गया सर। नेक्स्ट, अगेन 4 जनवरी पहले आएगा। ये जो सेल जो है वो तो 5 जनवरी का है, तो एक और परचेज आया, इस बार 5 यूनिट्स और रेट है 5 पर यूनिट। तो देखो परचेस 5 पर यूनिट, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ? 25। एवरी परचेस नया एवरेज चाहिए, तो 10 प्लस 15 यूनिट है अपने पास। 15 यूनिट्स के लिए हमने कितने पैसे दिए? तो 37.5 प्लस 25, 62.5। सो व्हाट इज योर नाउ रिवाइज्ड वेटेड एवरेज? कंपनी का फिलहाल वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो गया? $4.167। यस। अब हमारे पास नया कॉस्ट है 4.167। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली क्या आ रहा है? सेल्स आ गया सर। सेल्स कितने यूनिट्स? 7। सिर्फ यूनिट्स देखना, हाँ? मतलब सर हाँ, ये 10 मत ले लेना। सेल्स के लिए हमारा क्या है? इजीएस्ट, जो लेटेस्ट एवरेज है उतार दो उसको एज इट इज। तो सेल्स में आ जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 7,
तो 29.17 ले लेते रफली। डन। अब हर एटम के बाद बैलेंस तो निकालना ही है, तो 15 थे और उसमें से 7 बेच दिए, यानी अब अपने पास यूनिट्स कितने हैं? 8। और सेल्स जो है वो क्या करता है? माइनस होता है। हाँ? अब अपने पास कॉस्ट कितना रह गया? 62.5 माइनस 29.17, 33.33। और रिवाइज कॉस्ट तो गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो वो अभी भी 4.167 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या है सर? एक और परचेस 5 यूनिट्स। तो लाओ, परचेस 5 यूनिट्स, रेट क्या था? 5.5। तो 5 इंटू 5.5, 5 इंटू 5.5 हो जाएगा 27.5। हर परचेस के बाद हमें वेटेड एवरेज चाहिए नया, तो 8 + 5 13 यूनिट्स, और अपना वेटेड एवरेज हो गया 27.5 प्लस 33.33, यानी 60.83। नया एवरेज क्या आ गया? फोर पॉइंट, यस, 68। ठीक है। और ये टेबल के तो रूल्स पता है ना आपको? क्लोजिंग स्टॉक क्या आया सर? लास्ट में जो बैलेंस आता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो 60.83 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस कैसे निकालना होता है सर? जो सेल्स वाली रो है ना वो, यानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सीओजीएस क्या हुआ? 29.17। और अगर 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 जीपी निकालना हो तो सेल्स था 70, सीओजीएस 29.17, ये हो गया आपका जीपी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? मूविंग एवरेज। देखा आपने? डन। यस। चलो मैं स्लाइड हटा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 मैंने दिया था, लेकिन एक ही स्टूडेंट का मुझे रिप्लाई आया था, या तो बाकी सब आप लोगों ने कर दिया लेकिन रिप्लाई देना भूल गए, ऐसा मान के चलता हूं मैं, क्योंकि आप सब सिंसियर स्टूडेंट्स हो। तो 1420 आर्टिकल्स वेर सोल्ड, इसमें क्या करना है आपको? क्यूमुलेटिव टोटल ऐड करते जाना है। ठीक है। तो 380 + 400 780 हुआ यहाँ तक का टोटल, प्लस 350 1130 टोटल हो गया, प्लस 420 यानी 1550। यानी इतना तो क्लियर है कि जब हमने 1420 यूनिट्स बेच दिए ना, तो ये तो सब बिक गया। और 1420 यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा, तो 1550 माइनस 1420, यानी ये लॉट के कितने यूनिट्स बचे? 130। ठीक है। तो यहाँ पे 130 इंटू 2.75 कितना होगा? 357.5। और बाकी सब तो एज इट इज बचे हुए ही है, तो 1290 1430 क्या आ गया?
3077.5 ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। जीपी पूछा था, तो जीपी कैसे आता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो पूरा खर्चा अगर 6510 का था, तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दोगे तो सीओजीएस आ जाएगा, और वो सेल्स में से निकालोगे, ठीक है। अगर नहीं किया था कल तो आज कर लेना प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। जिस तरह से आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, मुझे कोई खास कॉन्फिडेंस आया नहीं आपके ऊपर। एक मौका मैं और देता हूं, आज के लिए आपका ये होमवर्क है। सॉल्व करना ही है। होमवर्क बोल दिया यानी आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और सम है जो वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज दोनों पे फोकस्ड है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेंड मी योर आंसर्स एंड मेक श्योर कि भाई अब अपना खत्म है यार। कितने सम करेंगे इसके ऊपर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फीफो मेथड, वेटेड एवरेज एंड मूविंग एवरेज, अभी एक और लीफो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, प्लस देखता हूँ एक मेरे पास एडिशनल क्वेश्चन की सीट है, अगर वो मुझे हैंडी मिल जाएगी अभी, तो मैं वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। तो उसमें भी कुछ 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इसी टॉपिक के ऊपर है। किसके ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक, फीफो, वेटेड और मूविंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप हम लेक्चर में हम मिले, तब आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर एक छोटा सा लीफो का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे और चैप्टर ओवर। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको पक्का रिवाइज करना है सब कुछ। और ये तो क्वेश्चन होमवर्क में है ही, प्लस आई विल गिव यू सम अनदर होमवर्क, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे हैंडी मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कल शायद मैं आपको वो पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो जिसमें 10-15 क्वेश्चंस और होंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो अच्छा खासा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट पे मूव ऑन कर पाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको P1 पूछा, तो हर एक क्वेश्चन में क्या था, कोई ना कोई गलती तो आप कर रहे थे। अब ऐसा चलेगा नहीं यार, यूएस सीएमए की एग्जाम में ऐसे इन्वेंट्री के क्वेश्चन अगर गलत कर देंगे तो पास कैसे होंगे हम? करेक्ट। तो ये P3 होमवर्क तो करना ही करना है आपको। अगर कल का P2 बाकी था तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। और एक कुछ नए एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। डन। चलो आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करके आना, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय।